हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम बहुत ही अजीब और रिश्तों को तार-तार करने वाली एक सच्ची कहानी बता रहे हैं। और आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी कोई कर सकता है। एक स्टोरी पहले भी मैंने अपलोड की हुई है, जिसमें एक बिजनेस वूमन थी जिसने अपने बच्चे को कैसे मारा और कैसे एक वीआईपी में डाल के उसको लेके जा रही थी। तो ऐसी मिलती-जुलती एक ये कहानी है। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो ये बात है कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली डिस्ट्रिक्ट के एक कौन नगर की। यहाँ एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम पंकज था और पत्नी का नाम शांता था। और इनका एक 8 साल का बच्चा था जिसका नाम सुधांशु था। और ये 4th क्लास में पढ़ता था। ये जो शांता थी ये एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और पंकज एक शॉप में जॉब कर रहा था। तो ये सुबह चले जाते थे और बच्चा स्कूल चला जाता था। और स्कूल से आने के बाद बच्चा अपने एक पड़ोस में कज़न ब्रदर के साथ वो थोड़ा बहुत खेल लेता था, तब तक ये स्कूल अपनी जॉब से वापस आ जाते थे। तो ऐसे टाइम निकल रहा था, सारा कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन ये जो सुधांशु का कज़न ब्रदर था वो सुधांशु को बुलाने के लिए उसके घर में दाखिल होता है। और जब वो अंदर जाता है तो उसकी चीखें निकल जाती है और वो चिल्लाते हुए रोते हुए घर से बाहर भागता है। अब आस पड़ोस के लोग उसको देखते हैं, वो भी घर के अंदर जल्दी जल्दी जाते हैं और वो अंदर जाके देखते हैं कि सुधांशु की लाश ज़मीन पे पड़ी हुई है और पूरा खून उसकी बॉडी से निकला हुआ है और उसके शरीर पे बहुत चोटों के निशान दिखाई दे रहे हैं। सर के ऊपर हाथों की नसें कटी हुई है और चेहरे के ऊपर मारा गया है किसी वजनी चीज़ के साथ। अब पड़ोसी जल्दी जल्दी पुलिस को कॉल करते हैं। थोड़ी देर में पुलिस भी पहुंच जाती है। वो भी देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक इतने छोटे से बच्चे को इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है और क्यों मार सकता है। माँ बाप को बुलाया जाता है, वो भी अपने काम से घर पे पहुंचते हैं। वो बच्चे को देखते हैं, चीखें मार मार कर रो रहे होते हैं। अब पुलिस इस मर्डर की तफ्तीश करने लग जाती, लेकिन स्टार्टिंग में उनको कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि ये ऐसे हुआ क्यों। पड़ोसियों से पूछा जाता है, माँ बाप को क्रॉस चेक किया जाता है कि कहीं इनका कोई हाथ तो नहीं है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। वो घर के अंदर एक बच्चे का कत्ल हुआ था। पूरा इलाका दहशत में था और पुलिस प्रशासन को भी ये गालियाँ दे रहे थे एक तरह से कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे, आप कातिल को ढूंढ नहीं रहे। अब पुलिस कमिश्नर एक स्पेशल टीम का गठन करते हैं और ये केस उनके हाथ में देते हैं। अब एक स्पेशल टीम उनके घर पे पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, एक डॉग स्क्वाड भी भेजा जाता है, लेकिन नतीजा वही कि उनको कोई भी सबूत नहीं मिलता, कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता। पुलिस हैरान थी कि किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, घर पे कोई चोरी नहीं हुई, कोई सामान इधर का उधर नहीं है, सारा कुछ ठीक है, तो बच्चे को मारने का कारण क्या हो सकता है। अब पुलिस बहुत बारीकी से दोबारा जांच करती है। वो देखते हैं कि घर का कोई भी दरवाज़ा या खिड़की टूटी हुई नहीं है, धक्के के साथ उसको खोला नहीं गया। तो इसका मतलब ये है कि कोई जानकारी था जो इस घर के अंदर घुसा है, जिसको पता था। पहला डाउट तो ये क्लियर हो गया था कि कातिल कोई घर में ही है या इनका कोई रिश्तेदार है। अब दूसरा एक और अजीब बात ये थी कि उनके घर में एक पालतू कुत्ता रखा हुआ था और आपको पता ही है कि जब कोई अननोन आदमी घर के अंदर घुसता है तो कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकते ही हैं। तो पुलिस ने फिर पड़ोसियों से पूछा कि इस दौरान आपको किसी को कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी हो? तो पड़ोसी ने बोला कि नहीं, कुत्ता भौंका नहीं है। तो ये भी कन्फर्म हो गया कि इसका मतलब कि वो कोई घर का मेंबर था जिसको देखकर कुत्ता भौंका नहीं है। अब ये दो चीज़ों ने तो ये पक्का कर दिया था कि कातिल कोई घर का ही आदमी या औरत है, लेकिन है कौन ये अभी तक नहीं पता चला था। और हाँ, ये जो कत्ल हुआ था ये लगभग दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच हुआ था, क्योंकि 4 बजे के बाद वो उसका कज़न ब्रदर घर में आया था और 2 बजे वो स्कूल से बच्चा घर में लौटा था। अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब पुलिस को ये क्लियर था कि घर में ही कोई कातिल है, तो वो फैमिली और उनके जो कुछ जानने वाले आस पड़ोस के लोग थे उनका मोबाइल नंबर लेके जाते हैं और उनको ट्रैक पे डाल देते हैं।
उधर अचानक जो गांव का प्रधान था वो पुलिस को बताता है कि मेरे घर के सामने कैमरे लगे हुए हैं और आप वहाँ से रास्ते पे आने जाने वाले लोगों को देख सकते हो और हो सकता है आपको वहाँ से कोई क्लू मिल जाए। तो पुलिस बहुत एक्साइटेड होती है और जल्दी जल्दी वो देखती है, जाके चेक करती, फ़ोटोज़ देखते हैं और पूछते भी हैं। लेकिन जो मेन टाइम था 2 से लेकर 4 के बीच जो भी कोई दिखाई दे रहा था उसके बारे में ज़्यादा चेक किया जा रहा था। अब 2 और 4 के बीच के अंदर एक लेडीज़ को देखा जाता है जिसके मुंह के ऊपर मास्क लगा हुआ था और वो गांव के बाहर की तरफ जा रही थी और वो टाइम भी लगभग 4 सवा 4 का था जब वो जा रही थी। ये अजीब बात थी कि उसने मुंह के ऊपर अपने मास्क क्यों लगा रखा था। अब पुलिस ने पंकज से पूछा तो पंकज पहचान जाता है कि ये तो मेरी बीवी की फ्रेंड है और इसका नाम इफ़त है और वो यहाँ से 17 किलोमीटर दूर एक वाडगंज जगह है वहाँ रहती है। अब पुलिस ने इफ़त का नंबर भी ले लिया पंकज से और उसको भी ट्रैक पर डाल दिया। अब जब उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाला गया, कॉल रिकॉर्ड निकाला गया, उसमें ये पाया गया कि मर्डर वाले दिन 2 से लेकर शाम के 8 बजे तक इसका मोबाइल स्विच ऑफ था। जनरली ऐसा होता नहीं है, लोग इतनी देर फ़ोन नहीं बंद रखते। तो शक की जो सुई थी इसके ऊपर आकर टिक गई। अब पुलिस को एक बात और अजीब दिखाई देती है, वो ये थी कि इफ़त और शांता की बहुत लंबी लंबी बात हो रही थी और वो भी रात के 12-12 बजे 2-2 बजे तक बात हो रही है, 4-4 घंटे बात हो रही है। तो ये एक अजीब चीज़ थी। अब पुलिस ने धीरे से जाकर पड़ोसियों से पूछा, पड़ोसियों ने भी बताया कि ये जो इफ़त है इसकी फ्रेंड है और ये इनके घर में लगातार आती जाती रहती है और ज़्यादातर मोस्टली ऐसे होता है कि जब घर में कोई नहीं होता, बच्चा स्कूल गया होता है, तब ये आती है और घंटों तक दरवाज़ा बंद करके अंदर रहते हैं। तो पुलिस को थोड़ा और डाउट बढ़ गया कि ये कुछ गलत है। अब पुलिस ने सोचा कि कॉल के ऊपर तो हम सुन नहीं सकते कि क्या बोला है, तो वो उसके मैसेजेस को भी ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। अब जब उसके मैसेजेस ट्रैक किए जाते हैं तो पुलिस हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि उनकी चैट और जो फ़ोटो एक दूसरे को भेजी हुई थी वो बहुत ही अश्लील थी और ये इनके बीच एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड टाइप का एक रिश्ता था। अब एक दूसरे को अश्लील मैसेजेस भेज रही हैं, फ़ोटो भेज रही हैं, लेकिन उसके साथ ये बच्चे के मर्डर का जो एंगल था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस इफ़त और शांता के सबूत इकट्ठा करती है और इफ़त को गिरफ्तार कर लेती है। अब उससे अच्छे से पूछताछ की जाती है और कई घंटों तक पूछताछ चलती है। पहले तो वो कुछ बताती नहीं, लेकिन बाद में वो टूट जाती है और वो उनको पूरी कहानी बता देती है। अब इसके थोड़ी देर बाद पुलिस शांता को भी उसके घर से उठा लेती है और दोनों को उठाने के बाद पुलिस एक बयान जारी करती है कि सुधांशु के कत्ल की जो गुत्थी है वो सुलझ चुकी है और कातिल इनका कोई और नहीं बल्कि इसकी माँ और इफ़त है, जो कि उसकी एक मौसी के तौर पे थी और इन दोनों ने मिलके ये कत्ल किया है। और इस कत्ल के जो पीछे की कहानी है वो ये थी। हुआ यूँ था कि कत्ल वाले दिन शांता और इफ़त दोनों घर पे थी और ये बच्चा जो था वो स्कूल गया हुआ था और ये दोनों इस हालत में थे कि ये भूल ही गए कि सुधांशु के स्कूल से आने का टाइम हो गया है। और इस दौरान वो बच्चा घर में दाखिल होता है और रूम में चला जाता है और अपनी माँ और इफ़त को बिना कपड़ों के अश्लील हालत में देख लेता है। अब वो घबरा जाती हैं और बोलती हैं कि सारी उम्र हम आंखें नहीं उठा के देख सकते और ये बच्चा है, ये किसी को भी बता देगा, अपने पिता को बता देगा, पड़ोसियों को बता सकता है, स्कूल में बता सकता है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को ही रास्ते से हम हटा देते और हमारा रिश्ता भी ऐसा चलता रहेगा। फिर इन्होंने बच्चे को पकड़ा और उसका सर जो था वो दीवार पे मारते रहे और उसके बाद एक वहाँ पे पास में मूर्ति पड़ी थी, वो बच्चे के सर पे मारी और उसको बहुत ज़्यादा मारा ताकि वो मर जाए। लेकिन इनको पता नहीं था कि बच्चा जिंदा है या मर गया है। तो ये जो शांता थी ये खुद किचन में जाती है और वहाँ से नाइफ़ लेके आती है और बच्चे की दोनों नस काट देती है ताकि उसका खून इतना बह जाए कि वो बचने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। तो
इस तरीके से इन्होंने उस बच्चे का कत्ल कर दिया। अब जो इफ़त थी, इसको तो अपने घर जाना था और जिस रास्ते से ये जा रही थी उस रास्ते में कैमरा लगा हुआ था, तो पुलिस को ये फ़ोटो मिल गई। लेकिन जो शांता थी उसको ऑपोजिट रास्ते से निकलना था और उस रास्ते में कोई कैमरा नहीं था। इस वजह से उसको वो देख नहीं पाए, ना उसकी कोई ऐसा क्लू मिला। लेकिन इफ़त के बयान के ऊपर शांता को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब आप ही बताइए कि ये कैसा प्यार और ये कैसी ममता जो अपने नाजायज़ रिश्ते को बचाने के लिए उस माँ ने अपने बच्चे को ही कत्ल कर दिया। ये थी आज की दर्दनाक कहानी। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।